अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इको 402 के लेक्चर नंबर 16 को देखेंगे, जिसमें हमने प्रोडक्शन को पढ़ना है। ठीक है, तो इंट्रो पढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो उनको समझते हैं। तो चलते हैं अपने इंट्रो की तरफ। सबसे पहले हम इंट्रो पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ द फर्म क्या स्टडी करती है। इस चैप्टर में हम सप्लाई साइड पर फोकस करेंगे, बट मतलब कि चीज़ें बनाई कैसे जाती हैं और फर्म्स डिसीजन कैसे लेती हैं। सो इस टॉपिक में हम तीन मेन चीज़ें सीखेंगे। एक तो ये कि फर्म कैसे कॉस्ट कम रखकर प्रोडक्शन करती है। दूसरा पॉइंट ये है कि आउटपुट बढ़ाने से कॉस्ट कैसे चेंज होती है। एंड देन थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि मार्केट में सप्लाई का बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि फर्म का गोल होता है कम खर्च में ज़्यादा प्रोडक्शन करना। ठीक, अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन की। सवाल ये है कि प्रोडक्शन कैसे होती है। प्रोडक्शन का मतलब होता है डिफरेंट चीज़ों को कंबाइन करना ताकि फाइनल प्रोडक्ट बन सके। इस प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है, इनपुट्स को मिलाकर आउटपुट बनाना प्रोडक्शन प्रोसेस कहलाता है। देन हम आ जाते हैं इनपुट्स यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर। देखिए, प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन्हें कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके भी तीन मेन इनपुट्स होते हैं, एक तो लेबर, दूसरा मटेरियल्स, तीसरा कैपिटल। लेबर क्या होते हैं, वर्कर्स, एम्प्लॉयज़, स्टाफ जो काम करते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री के वर्कर्स हो गए, टीचर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ये सब लेबर्स में आते हैं। मटेरियल्स क्या होते हैं, वो चीज़ें जिनसे प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जांपल कपड़ा है, वो शर्ट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। वुड यानी लकड़ी जो है वो फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ होती है, तो ये मटेरियल्स है। कैपिटल क्या होता है, मशीन्स एंड टूल्स यानी वो मशीन्स और इक्विपमेंट जो प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल मशीन्स, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर्स, टूल्स। याद रखें, कैपिटल जो है वो पैसा नहीं बल्कि मशीन्स एंड टूल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोडक्शन फंक्शन पर। प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताती है कि फर्म मैक्सिमम कितना आउटपुट बना सकती है जब उसके पास इनपुट्स का स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन हो और टेक्नोलॉजी गिवन हो। मतलब प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो इनपुट्स मतलब आउटपुट का रिलेशनशिप होती है, यानी कितने लेबर्स और कितनी मशीन्स मिलकर कितनी प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, Q = F × KL। तो यहाँ पर जो Q है वो क्या है, आउटपुट है, यानी कितना माल बनाया है। K क्या है, कैपिटल मशीन्स। L क्या है, लेबर वर्कर्स। मतलब आउटपुट डिपेंड करता है मशीन्स और वर्कर्स पर। ठीक है, सो याद रखिएगा प्रोडक्शन फंक्शन हमेशा अज्यूम करती है टेक्नोलॉजी फिक्स्ड होती है। मतलब मशीन्स और नॉलेज सेम है, बस इनपुट्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे आइसोकॉन्ट्स की। ये थोड़ा सा डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट है लेकिन इजी भी है। ठीक है, यहाँ पे हम आगे डायग्राम के हिसाब से भी समझेंगे इसको। देखिए, मान लेते हैं एक फूड प्रोड्यूसर है, वो खाना बनाता है और उसके पास सिर्फ दो इनपुट्स हैं, एक लेबर जो यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, दूसरा कैपिटल्स यानी कि मशीन्स या टूल्स वगैरह। मतलब फूड बनाने के लिए सिर्फ वर्कर्स प्लस मशीन्स यूज़ हो रही हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इकोनॉमिस्ट ने तीन इंपॉर्टेंट बातें ऑब्जर्व की हैं। ऑब्जर्वेशंस जो वन है वो क्या है, अगर मशीन सेम रखे यानी K फिक्स्ड हो और वर्कर्स बढ़ जाएं यानी L इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो आउटपुट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी ज़्यादा वर्कर्स होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, अगर वर्कर्स सेम रखे यानी L फिक्स्ड हो और मशीन्स बढ़ जाएँ यानी K इंक्रीज़ हो जाए, आउटपुट फिर भी बढ़ जाएगी। यानी ज़्यादा मशीन्स होंगी तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा वर्कर से भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी और ज़्यादा मशीन से भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। ऑब्जर्वेशन नंबर 3 क्या है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट सेम आउटपुट दे सकती हैं। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री 100 पिज़्ज़ाज बना सकती हैं, 5 वर्कर्स 5 मशीन से, या 8 वर्कर्स 3 मशीन से, या 3 वर्कर्स 8 मशीन से। यहाँ पे आउटपुट सेम है यानी 100 पिज़्ज़ाज बना रही है, बट कॉम्बिनेशन डिफरेंट है। कभी 5 वर्कर 5 मशीन्स बना रहे हैं 100 पिज़्ज़ाज, कभी 8 वर्कर्स और 3 मशीन्स 100 पिज़्ज़ाज बना रहे हैं, और कभी 3 वर्कर्स हैं और 8 मशीन्स 100 पिज़्ज़ाज बना रहे हैं। यानी लेबर और कैपिटल एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकते हैं। सो इस कॉन्सेप्ट को समझना ही आइसोकॉन्ट का पर्पज़ होता है। आइसोकॉन्ट का क्या होता है, देखिए आइसोकॉन्ट जो है वो कर्व जो उन तमाम कॉम्बिनेशंस को शो करे जो सेम आउटपुट देती हैं। ठीक है, यानी सेम आउटपुट वाली कॉम्बिनेशंस की लाइन ही हमारे पास क्या होती है, आइसोकॉन्ट कहलाती है। जैसे कि आप एक एग्जांपल्स ले सकते हैं कि 100 बर्गर्स बनाने की आइसोकॉन्ट लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे यानी हर पॉइंट पर बर्गर्स 100 ही रहेंगे, बस कभी लेबर ज़्यादा होगी कभी कैपिटल ज़्यादा होंगे, बट आउटपुट आपकी सेम रहेगी। ठीक है,
सो आपने याद रखना है आइसो क्वांट का मतलब होता है कि आइसो का मतलब सेम होता है, क्वांट का मतलब क्वांटिटी। ठीक है, आइसो क्वांट यानी सेम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये आपकी ट्रिक है इजी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये जो चीज़ है हमारे पास कैपिटल है, यहाँ पर मिस्टेक है यहाँ पर स्पेलिंग्स की। सो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल्स हैं और ये हमारे पास जो सारे हैं ये क्या है, लेबर है। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम एक कैपिटल और एक हमारे पास लेबर हो तो हमारे पास आउटपुट कितनी बन रही है, 20 बन रही है। 2 हमारे पास कैपिटल्स हो और 1 लेबर हो तब हमारे पास आउटपुट कितनी बन रही है, 40 बन रही है। ठीक है, ये ऐसे हैं। अब यहाँ पे जो सर्कल्स हैं, स्क्वेयर्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, इनका क्या मतलब है, यहाँ पर देखें मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक कैपिटल और 3 लेबर हो तो हमारे पास प्रोडक्शन कितनी बन रही है, ये स्क्वेयर वाली देखिए 55, और 3 हमारे पास कैपिटल्स हो और 1 लेबर हो तब भी हमारे पास कितनी बन रही है, ये स्क्वेयर वाली 55 है। यानी आपकी कैपिटल और लेबर चेंज हो रहे हैं बट आपके पास आउटपुट सेम निकल रही है। ठीक है, पहले एक लेबर कैपिटल था, 3 लेबर थे तब भी 55, जब 3 हमने कैपिटल कर दिए, 1 लेबर कर दिए तब भी हमारे पास 55 आया। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास 2 हमारे पास कैपिटल हैं और 3 हमारे पास लेबर हो तो मेरे पास कितनी आउटपुट निकल रही है, 75। और जब मैं 3 कैपिटल और 2 लेबर कर लूँ तब भी मेरे पास सर्कल में देख सकते हैं 75 निकल रहा है। और जब मैं 5 कैपिटल्स कर दूँ और 1 लेबर कर दूँ तब भी मेरे पास सर्कल में 75 बन रहा है। और जब मैं 1 कैपिटल कर दूँ और 5 लेबर कर दूँ तब भी मेरे पास सर्कल में 75 आ रहा है। ठीक है, सेम आउटपुट वालों को इन्होंने शेप दी हुई है, ट्राइंगल में और स्क्वायर में और सर्कल्स में। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर ट्रायंगल के हिसाब से देख लेते हैं। जैसे मेरे पास 3 कैपिटल हैं और 3 लेबर है तो मेरे पास ट्रायंगल बन गया 90 का। और अगर 5 मेरे पास कैपिटल्स हों और 2 लेबर हों तब भी मेरे पास ट्रायंगल बन गया 90 का। और अगर मेरे पास 2 कैपिटल्स हों, ठीक है, और 5 लेबर्स हों तो मेरे पास ट्रायंगल बन गया 90 का। जस्ट ये आउटपुट्स सेम आउटपुट्स और डिफरेंट कैपिटल्स एंड लेबर्स के हिसाब से इन्होंने चीज़ें दिखाई हुई हैं। ठीक है, अब हमारे पास डायग्राम आ जाती है। देखिए, वर्टिकल एक्सिस पर कैपिटल पर ईयर है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर लेबर पर ईयर है। 3 कर्व्स बन रही हैं। क्यू जो है 55 है, एक क्यू 75 है और एक क्यू 90 है। अपर कर्व ज़्यादा आउटपुट, लोअर कर्व कम आउटपुट, यानी जितना अपर कर्व उतना ज़्यादा प्रोडक्शन। अब देखिए, डिफरेंट कॉम्बिनेशन से सेम आउटपुट बन सकता है। प्रोड्यूसर क्या करता है, मार्केट में लेबर महंगी हो जाए तो मतलब मशीन यूज़ करेगा वो, यानी लेबर्स ज़्यादा महंगे हो जाए तो वो क्या करेगा, मशीन यूज़ करेगा। प्रोड्यूसर क्या करता है, मार्केट में लेबर महंगे हो जाए तो मशीन यूज़ करेगा और अगर मशीन्स महंगी हो जाए तो वर्कर यूज़ करेगा। इसको कहते हैं इनपुट फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। शॉर्ट रन क्या होता है, यानी वो टाइम पीरियड जिसमें कुछ इनपुट्स चेंज नहीं हो सकते। शॉर्ट रन यानी वो टाइम पीरियड जिसमें कुछ इनपुट्स चेंज नहीं हो सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड इनपुट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री बिल्डिंग हो गई, वो चेंज नहीं हो सकती बार बार। बिग मशीन्स हो गई, ये जल्दी चेंज नहीं होते। लॉन्ग रन क्या होता है, लॉन्ग रन वो टाइम पीरियड जिसमें सब इनपुट्स चेंज हो सकते हैं। मतलब न्यू फैक्ट्री बन सकती है, मशीन्स चेंज कर सकती हैं, वर्कर्स हायर या फायर कर सकती है जो बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं। सो शॉर्ट रन कुछ फिक्स्ड होती है, लॉन्ग रन में सब फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक टेबल भी दिया गया है। कैपिटल फिक्स्ड है 10 और सिर्फ लेबर चेंज हो रहे हैं यहाँ पे। तो इस टेबल में 4 कॉलम्स है। देखिए, एक तो लेबर वाला है, दूसरा टोटल आउटपुट, तीसरा एवरेज प्रोडक्ट, चौथा मार्जिनल प्रोडक्ट। आउटपुट हमारे पास क्या है, लेबर 0 आउटपुट 0, लेबर 1 आउटपुट 10, लेबर 2 आउटपुट 30, लेबर 3 आउटपुट 60, लेबर 4 आउटपुट 80। ठीक है, इस तरह आप देखते जाए, लेबर 10 आउटपुट 100। सो पहले आउटपुट फास्ट बढ़ता है, फिर स्लो होता है और फिर जो है वो गिरना स्टार्ट हो जाता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट है। आपको पता है एवरेज यानी एपी का फार्मूला क्या होता है, टोटल आउटपुट बाय लेबर। फॉर एग्जांपल लेबर 2 है और आउटपुट 30 निकल रही है तो आप क्या करेंगे, 30/2 करेंगे तो आपके पास आंसर 50 आ जाएगा एपी का। ठीक है, मतलब एक वर्कर एवरेज कितना प्रोड्यूस कर रहा है ये फाइंड करना होता है। तीसरे नंबर पर मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी आ जाता है। एमपी मतलब आउटपुट में चेंज जब एक वर्कर ऐड करें तब होता है एमपी। यानी लेबर 1 है आउटपुट 10, लेबर 2 आउटपुट 30। तो आप क्या करेंगे, एमपी कैसे निकलते हैं, जो आउटपुट निकलती हैं उनको माइनस करते हैं, यानी दूसरी में से पहली को माइनस कर देंगे, 30 - 10 कर देंगे 20। सो मतलब सेकंड वर्कर ने 20 एक्स्ट्रा आउटपुट बनाया। ठीक है,
याद रखिएगा डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट यानी एमपी देखो पहले 10 आता है, फिर 20, फिर 30, फिर 20, फिर 15, फिर 13, फिर 4, फिर 0, फिर -4, फिर -8। यानी पहले एमपी बढ़ता है, फिर कम होता है और फिर नेगेटिव हो जाता है। रीजंस क्या है? ज़्यादा वर्कर्स मतलब जगह कम हो जाएगी, फिर आपकी जगह कम होगी तो डिस्टर्बेंस होगी तो आउटपुट गिरता है। क्लियर? अब हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशंस की, यानी वर्कर्स बढ़ाने से क्या होता है। देखिए स्लाइड में 3 ऑब्जर्वेशंस लिखी हुई हैं। ऑब्जर्वेशन 1 जो है वो यानी जब वर्कर्स बढ़ते हैं तो आउटपुट पहले बढ़ता है, फिर मैक्सिमम तक पहुंचता है, फिर कम होना स्टार्ट हो जाता है। यानी प्रोडक्शन का ग्राफ पहले अप, फिर फ्लैट, फिर डाउन हो जाता है। ऑब्जर्वेशन 2 में क्या है कि फार्मूला दिया हुआ है AP = आउटपुट बाय लेबर, मतलब एक वर्कर एवरेज कितना आउटपुट बना रहा है। फॉर एग्जांपल 100 आउटपुट्स हैं तो 5 वर्कर्स हैं, उनको डिवाइड करेंगे 100/5 तो हमारे पास 20 AP आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद ऑब्जर्वेशन नंबर 3 मार्जिनल प्रोडक्ट यानी MP क्या होता है? चेंज इन आउटपुट बाय चेंज इन लेबर, मतलब नया वर्कर कितना एक्स्ट्रा आउटपुट ऐड करता है। फॉर एग्जांपल आउटपुट 60 से 80 हुआ है तो MP हमारे पास कितना है? 20 बढ़ा है। ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो डायग्राम नज़र आ रही है आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो टोटल प्रोडक्ट का है यानी TP का। एक्स एक्सिस पर लेबर पर मंथ है और वाई एक्सिस मतलब आउटपुट पर मंथ। ग्राफ में पॉइंट्स ABCD दिए हैं। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है? देखिए स्टार्ट में कर्व स्टीप है, मतलब आउटपुट फास्ट इंक्रीज हो रहा है। मिडल में कर्व फ्लैट हो रहा है यानी आउटपुट स्लो इंक्रीज हुआ। एंड में कर्व डाउन हो जाता है मतलब आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। फिर पॉइंट D पर क्या है? टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। ठीक है। अब स्लोप्स का मीनिंग क्या होगा? स्लाइड में यही है कि टेंजेंट स्लोप जो है वो MP है और ओरिजिन से लाइन जो स्लोप है वो क्या है? AP है। मतलब TP कर्व की स्लोप MP के बराबर है और ओरिजिनल से लाइन स्लोप जो है वो AP के बराबर है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट डायग्राम हम देखते हैं। इस ग्राफ में 2 कर्व्स हैं, एक MP है और एक AP है। ग्राफ का बिहेवियर क्या है? यहाँ पे MP पहले फास्ट इंक्रीज करता है, फिर पीक पे पहुँचता है, फिर डिक्रीज होता है और फिर 0 और नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। याद रखिएगा रूल 1, व्हेन MP = 0 TP मैक्सिमम होता है, मतलब जब एक्स्ट्रा वर्कर कुछ ऐड नहीं करता तो प्रोडक्शन मैक्सिमम है। रूल नंबर 2 हमारे पास क्या है कि व्हेन MP > AP यानी AP इंक्रीज होता है। रूल नंबर 3 व्हेन MP < AP यानी AP डिक्रीज होता है। रूल नंबर 4 MP = AP यानी अब AP जो है वो मैक्सिमम होता है, ये गोल्डन रूल भी कहलाता है। ठीक है। MP = AP। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या है? देखिए लॉ क्या कहता है, जब हम एक इनपुट बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी एक पॉइंट के बाद हर नया वर्कर जो है वो कम एक्स्ट्रा आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो इसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स कहते हैं। वाई MP फर्स्ट इंक्रीज, ठीक है, इसमें रीजंस दिया गया है कि जब वर्कर्स कम होते हैं तो स्पेशलाइजेशन होती है, वर्कर्स डिवाइड वर्क करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है और MP इंक्रीज होता है। तो इसी वजह से MP जो है वो स्टार्ट में इंक्रीज होता है। वाई MP डिक्रीज लेटर, बाद में जो है वो डिक्रीज क्यों होता है MP? यानी जब वर्कर्स ज़्यादा हो जाते हैं तो मशीन सेम रहती हैं, जगह कम हो जाती है, वर्कर्स डिस्टर्ब होते हैं और इनएफिशिएंसी होती है, इसलिए MP डिक्रीज होता है। अजम्पशंस ऑफ लॉ, मतलब लॉ अज्यूम करता है वेरिएबल इनपुट की क्वालिटी कांस्टेंट हो, टेक्नोलॉजी चेंज ना हो, MP डिक्लाइन ज़रूरी नहीं नेगेटिव हो। ठीक है। देखिए अब हम आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट पर। डायग्राम में 3 कर्व्स बनी हुई हैं, एक 1 है जो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी की है, दूसरी जो है वो बेटर टेक्नोलॉजी की और थर्ड जो है वो बेस्ट टेक्नोलॉजी की है। एक्स एक्सिस पर लेबर और वाई एक्सिस पर आउटपुट है। अब याद रखिएगा जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है उससे क्या होता है? सेम नंबर ऑफ़ वर्कर्स ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉम ग्राफ 6 वर्कर्स हैं। ओल्ड टेक में जो है वो आउटपुट 50.A पर है, बेटर टेक में आउटपुट 75.B और बेस्ट टेक में जो है वो आउटपुट 100.C। टेक मीन टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होती है, यानी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। याद रखिएगा इवन अगर डिमिनिशिंग रिटर्न्स एग्जिस्ट करते हैं तब भी टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है। अब हम बात करेंगे लेबर प्रोडक्टिविटी की। देखिए लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब एवरेज प्रोडक्टिविटी। एवरेज प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? टोटल आउटपुट बाय टोटल लेबर एवरेज प्रोडक्टिविटी कहलाता है। यानी एक वर्कर एवरेज कितना प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल 100 आउटपुट है, 5 वर्कर्स है, डिवाइड करेंगे 100/5 तो 20 प्रोडक्टिविटी होगी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। देखिए लोग ज़्यादा कंज्यूम तभी कर सकते हैं जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगी तब ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा इनकम होगी तो बेटर लाइफ होगी, इसलिए प्रोडक्टिविटी डायरेक्टली लिंक्ड है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी की। देखिए प्रोडक्टिविटी किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो स्टॉक ऑफ कैपिटल, दूसरा टेक्नोलॉजिकल चेंज। स्टॉक ऑफ कैपिटल मतलब ज़्यादा मशीन्स तो फिर ज़्यादा प्रोडक्शन होगी। टेक्नोलॉजिकल चेंज में क्या होता है, बेटर टेक्नोलॉजी होगी तो फास्ट एंड बेटर प्रोडक्शन होगी। ठीक है, इसके बाद हम टेबल पर आ जाते हैं। टेबल में कंट्रीज़ कंपेयर की गई हैं आउटपुट पर वर्कर 1997 के हिसाब से। फ्रांस में जो है वो कितने डॉलर यानी $54 507 है। जर्मनी का भी आप देखें, जापान का देखें, यूके, यूएसए में जो है वो हाईएस्ट पॉइंट पर है। यूएसए वर्कर्स जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव थे। ठीक है, अब ग्रोथ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी देखते हैं। 3 टाइम पीरियड्स दिए गए हैं यहाँ पर। 1960 से 1973 तक जो है वो ग्रोथ फास्ट थी, और 1974 से 1986 तक ग्रोथ स्लो रही, और 1987 से 1997 तक ग्रोथ और स्लो हो गई। कंक्लूजन क्या निकलता है, प्रोडक्टिविटी ग्रोथ टाइम के साथ स्लो हो गई। ठीक है, इसके बाद ट्रेंड्स इन प्रोडक्टिविटी देखते हैं। यूएसए की प्रोडक्टिविटी ग्रोथ दूसरे कंट्रीज से स्लो है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, वाई प्रोडक्टिविटी ग्रोथ स्लो हुई। ठीक है, रीजंस क्या है, देखिए कैपिटल ग्रोथ स्लो हो गया, यानी मशीन्स का ग्रोथ स्लो हुआ तो प्रोडक्टिविटी भी स्लो हो गया ऑटोमेटिकली। सो यूएसए में कैपिटल अकोमोलेशन स्लो थी। दूसरी कंट्रीज़ यानी वर्ल्ड वार सेकंड के बाद रीबिल्ड हो रहे थे, इसलिए उनकी ग्रोथ फास्ट थी और यूएसए की लो थी। इसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस यानी पोल्यूशन कंट्रोल रूल्स, तो मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।